नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी आनंदी। गाड़ी में अकेले बैठी बैठी मैं बोर हो चली थी। धूप में चिलचिलाती हुई सड़क को पार करके मेरी आंखें बार बार उस इमारत से टकरा जाती थी जिसमें वह छोटी सी डिस्पेंसरी थी जहाँ सुंदर सिंह सुबकती हुई पूनम को लेकर गया था। अजीब सा माहौल था वहाँ का। ऊपर की दोनों मंजिलों में छोटे छोटे कबूतर नुमा फ्लैट्स बने हुए थे और नीचे थी ढेर सारी दुकानें। मोहन डेयरी, शिव शंकर पान भंडार, कृपाल टी हाउस, एवरेडी लॉन्ड्री, न्यू स्टाइल हेयर ड्रेसर और भी जाने क्या क्या। उन सब के चमकते साइन बोर्ड की भीड़ भाड़ में डॉक्टर आहूजा की वह छोटी सी सफेद नेम प्लेट खो सी गई थी। सुंदर सिंह का ध्यान न जाता तो शायद हम लोग यहाँ रुकते भी नहीं। पता नहीं कैसी क्या डिस्पेंसरी है, साथ चली जाती तो ठीक था। यहाँ पर बाहर बैठे बैठे मेरी खींच धूप के साथ क्रमशः बढ़ रही थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस शैतान छोकरी पर आ रहा था। अपने खेल खिलौने छोड़कर वहाँ कबाड़ खाने में आने की जरूरत क्या थी? पता नहीं उसे सामान अनपैक होते हुए देखने में क्या मजा आता है। बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। कितनी बड़ी लोहे की पत्ती थी, सीधी धंसती ही चली गई पैर में। बच्चों की स्किन तो होती है नाजुक। उफ, कितना खून निकला था। मुझे तो देखकर ही चक्कर सा आने लग गया था। वह तो पता नहीं सुंदर सिंह ने ही क्या क्या लगाया तब जाकर के खून बंद हुआ। इतना गुस्सा आता है इन पर। इस अजनबी शहर में लाकर पटक दिया और चल दिए टूर पर। बस कह दिया, अरे भाई अभी तो सुंदर सिंह है ना 4-5 दिन। उसे भी तो मैं ही जिद करके लाई हूँ। यहाँ वालों के भरोसे रहती तो घर सेट करने में 6 महीने लग जाते। पता नहीं कैसे लोग हैं, जरा भी मुरब्बत नहीं, मुलाहिजा नहीं, अदब कायदा तो जानते भी नहीं। सच छोटी जगहों में इन बातों का बड़ा आराम होता है। और पड़ोसी भी किस कदर रूखे हैं। इतना रोना पीटना हो गया पर कोई झांका भी नहीं। वहाँ होते तो अभी सारी कॉलोनी जुड़ जाती। अस्पताल तक मुझे आना ही ना पड़ता और जाती भी तो क्या इस तरह टुकड़ टुकड़ सड़क पर तकती बैठी रहती। खुद डॉक्टर साहब आकर भीतर लिवा ले जाते। हुजूर, डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। मैंने चौंक कर सिर उठाया। सुंदर सिंह सचमुच खड़ा हुआ था। खिड़की के पास उसने दोबारा अपना संदेश दोहराया तो मैंने पूछा, मुझे क्यों बुला रहे हैं? फीस के पैसे तो दे दिए ना तुझे। और बेबी कहाँ है? बेबी अभी अंदर है। डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। हुजूर खुद चली जाए तो अच्छा हो। मुनमुनाते हुए गाड़ी से उतरकर मैंने सड़क पार की। सीढ़ियाँ चढ़ते ही दवाइयों की मिली जुली तेज गंध से मेरा माथा घूम गया। किसी तरह अपने ऊपर काबू पाकर मैंने भीतर प्रवेश किया। सामने डॉक्टर की कुर्सी खाली थी और दोनों ओर दीवार से लगी बेंचों पर मरीज बैठे हुए थे। कोने वाली एक बेंच पर पूनम लेटी थी। उसके पाँव में बड़ा सा बैंडेज बंधा था। उसका सिर एक अपरिचित महिला की गोद में था और वह थकी सी आवाज में रह रहकर मम्मी की रट लगाई हुई थी। मेरी सारी खींच, सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया और मैंने लपक कर उसे गोद में उठा लिया और वहीं बैठकर उसे दुलारने लगी। मुझे देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और मैं उसे पुचकारने लगी। वह महिला मुझे लगातार घूरे जा रही थी। मेरी दृष्टि पड़ते ही बोली, आप इसकी मम्मी हैं? तो फिर आप बाहर क्यों बैठी रह गई थी? उसकी धृष्टता पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अपनी नाराजगी को भरसक चेहरे पर उतारते हुए मैं चुप बनी रही। उसने फिर कहा, अजी आपको तो साथ आना चाहिए था ना। बहुत रोई थी बेचारी। माँ साथ रहे तो बच्चों को धीरज बनता है। नौकर तो नौकर ही होते हैं ना। मैंने फिर भी कोई जवाब ना दिया और उठकर डॉक्टर साहब के मेज के पास खड़ी हो गई। अरे ये कमबख्त सुंदर सिंह भी बाहर बैठा रह गया। साथ रहता तो कम से कम इस देवी जी को बतलाता तो कि वह किससे बात कर रही है और कैसे बात करनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले पूनम को उनकी गोद में देखकर धन्यवाद देने की बात मन में उठी थी पर अब तो कोई सवाल ही नहीं था। एक हिकारत भरी नजर उस ओर फेरकर मैंने आवाज को यथाशक्ति दबंग बनाते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, आपने बुलाया था? डॉक्टर साहब अभी अभी भीतर से आए थे। तौलिए से हाथ पहुंचते हुए बोले, बेबी को एटीएस लगाना बहुत जरूरी है। पहले कभी लगाया था ये इंजेक्शन? ठीक से याद नहीं। आज भर राह देख लीजिए, कल तक शायद इनके डैडी आ जाए। वेट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्शन देख लेते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा और नर्स को सिरिंज लाने का ऑर्डर दिया। सारी तैयारी देखकर पूनम ने मुझे कसकर पकड़ लिया और सहमी सहमी नज़रों से डॉक्टर की ओर देखने लगी। तब भी मुझे भान हुआ कि उतने बड़े जख्म का ड्रेसिंग करते समय बेचारी कितनी तड़पी होगी और कितनी घबराई होगी। और मैं बड़ी दिलेरी से इंजेक्शन के दोनों राउंड्स में उसे थामे रही। पर जिसे देखने के लिए यह सब कर रही थी वह तो कब की टाटा बाय बाय करके जा चुकी थी। घर लौटकर सुंदर सिंह ने बताया कि बेबी बहुत घबरा गई थी। वह तो उन बहन जी ने बातों में बहलाए रखा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती। सुनकर तो मैं उसी पर उल्टी बरस पड़ी। बेवकूफ़,
मुझे भी तो आवाज़ दे सकता था, बेकार किसी के एहसान लेने की क्या ज़रूरत थी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही यह लौट आए। मैं तो भरी ही बैठी थी। उनके घर में पाँव रखते ही बरस पड़ी। महानगर ने 2 दिन में ही मुझे पस्त कर रखा था। यहाँ का मकान, यहाँ का नौकर, यहाँ के पड़ोसी, यहाँ के डॉक्टर, सभी से मुझे नफरत हो गई थी। या खुद तो ऑफिसर बने मौज मार रहे हैं और यहाँ सारी समस्याओं से मैं अकेली जूझ रही थी। दर्जी, धोबी, डॉक्टर, मास्टर, सभी का इंतजाम मुझे ही करना था। कम से कम मेरी नाजुक हालत का ही ख्याल कर लिया होता। कुछ देर तक तो यह चुपचाप मेरा भाषण सुनते रहे, फिर एकदम ताव खाकर उठे, सुंदर सिंह को लेकर बाहर निकल गए। चाय तक नहीं पी। आधे घंटे बाद लौट कर आए और बोले, कंपाउंडर साथ लेता आया हूँ, पूनम की ड्रेसिंग करवा लो और शाम को 5 बजे टीचर आएगी, बच्चों वाला कमरा सेट करके रख देना। अरे टीचर की इतनी क्या जल्दी थी, कहना चाहा, पर ये अबाउट टर्न कर गए थे। इनका कसैला सवर सुनकर मैं ही समझ गई कि अब चुप रहने की बारी मेरी है। दरअसल मुझे ही सब्र से काम लेना चाहिए था। आते ही इनका मूड भी खराब कर दिया। शाम ठीक 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सुंदर सिंह दरवाजा खोलने गया तो बड़ा खुशी खुशी लौटा। हुजूर, यह तो अस्पताल वाली बहन जी है। चलिए, अच्छा हुआ, बेबी को उनसे डर भी नहीं लगेगा। मैंने उत्सुकतावश कमरे में झाँक कर देखा। वो तो हमारी उपदेशिका सहमी सिमटी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और कमरे के साथ सामान को अवाक होकर देख रही थी। मुझे लगा था मुझे देखकर सकपका जाएंगी, पर कहाँ, वह तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, देखिए ना बहन जी, कैसा संयोग है, कल ही आपसे परिचय हुआ, आज यहाँ भेंट हो पाई। सुबह डॉक्टर साहब का संदेशा मिला, तब तो यह कल्पना भी ना थी कि हम अपनी नन्ही सहेली के यहाँ जा रही हैं। आपको डॉक्टर साहब ने भेजा है? हाँ, सुबह शायद साहब ने उनसे बात की होगी। ओह, तभी, नहीं तो मैं खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी इन्हें टीचर कहाँ से मिल गई। बेबी कहाँ है? उसे तो अभी रहने दीजिए, आप तो भी पप्पू को, मेरा मतलब है पुनीत को ही तैयार कीजिए। यहाँ सुनते हैं सभी बड़े स्कूल्स में पहले टेस्ट लेते हैं तभी एडमिशन मिलता है। उतनी देर में सुंदर सिंह पूनम को गोद में उठाकर ले आया था और वह परिचित चेहरा देखकर ही किलक पड़ी। नमस्ते आंटी, उसने कहा और उनके गले में दोनों बाहें डालकर झूल गई। तुम्हारा पाँव कैसा है अब बेबी? दुखता है, पूनम ने चेहरे की सलवटों से भरते हुए उत्तर दिया। पर पता है, आज मैं रोई नहीं, दवाई लगाने आए थे तब भी नहीं रोई, है ना मम्मी? उसने गवाही के लिए मुझे पुकारा, पर मैं कुछ ना बोली। अरे वाह, हमारी पूनम तो बहुत अच्छी है, नहीं रोती। आप उसे क्यों नहीं लाई जिसकी बात कर रही थी? उसे आने में थोड़ा पढ़ना लिखना जानती नहीं है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। वो बहन जी ने पूनम को बहलाना चाहा। अच्छा जाओ, अपनी किताबें लाओ और भैया को बुला लाओ। सुंदर सिंह की गोद से बैठकर जब वह चली गई तो मैंने पूछा, आपकी बेबी का नाम भी पूनम है? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, बेबी का मन बहला रही थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़कियां हैं बस। और लड़का? उन्होंने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दे दिया। अरे, बिना वजह मेरा स्वर सहानुभूति से आर्द्र हो उठा। अजी क्या फर्क पड़ता है बहन जी, मेरी सहानुभूति को व्यर्थ करते हुए उसने लापरवाही से कहा, यहाँ कौन पेशवाओं की जागीर पड़ी है जिसके लिए वारिस जरूरी है, अपने लिए तो दोनों बराबर हैं। उसका यह बेफिक्री लहजा मुझे ईर्ष्या से भर गया। यहाँ तो इतना निश्चित होना कभी आया ही नहीं। पुनीत के बाद 5 साल तक बच्चा घर में नहीं आया तो घबरा उठी। इस बार लगता है कि बहुत जल्दीबाजी हो गई, पता नहीं कैसे संभाल पाऊंगी। पूनम के वक्त डर लग रहा था कि कहीं फिर से लड़का ना हो जाए, अब लगता है कि फिर से लड़की हो गई तो। एक चिंता दहेज की मुझे रात रात सोने नहीं देती। इनसे कहो तो मजाक में टाल देंगे। रात मैंने कहा, सुनिए, टीचर ढूंढने में तो आपने बड़ी फुर्ती दिखाई, उसकी क्वालिफिकेशन का तो पता कर लिया ना? अरे तुम्हारे लड़के को 6th में एडमिशन चाहिए, इतना तो उसे आता ही होगा माय डियर लेडी, शी इज़ अ रेगुलर टीचर। तभी तो बहन जी कहती रहती है, इतना ऑकवर्ड लगता है। अब मैंने मन की असली बात प्रकट की। तो क्या कहकर पुकारे भाई आपको, मैडम? इनके स्वर में व्यंग का पुट था। दरअसल कुमुद जी, महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें क्या कहकर पुकारती है। तुम्हें तो मालूम है कि डियर, इस घर में किसी भी टीचर का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालूम है बाबा, कितनी ही बार एक ही बात कहेंगे। मैंने बेजारी से कहा और उनके विषय, इस प्रिय विषय को बंद कर दिया, नहीं तो अभी रामायण पोथी खोलकर बैठ जाते कि हमारे पिताजी हेडमास्टर हैं, हमारी बुआ टीचर थीं, चाचा टीचर थे, नाना संस्कृत के पंडित थे और मामा फारसी के विद्वान। पता नहीं मास्टरों के परिवार में ये अनोखे लाल कहाँ से पैदा हो गए। और इतना अभिमान है इन्हें अपने खानदान का कि हर किसी के सामने बचपन की गाथा लेकर बैठ जाएंगे। कभी कभी तो मेरी पोजीशन ही इतनी विचित्र हो जाती थी। बच्चों को
कि टीचर को पुकारने की सचमुच एक समस्या थी। बहन जी मेरी जबान पर चढ़ता नहीं था और मुसीबत यह थी कि उसका नाम मुझे अभी तक मालूम न था। डॉक्टर साहब ने शायद इन्हें बताया भी हो, पर वह उस दिन इतने तैश में थे कि बाहर आते ही सब कुछ भूल गए। 2-4 दिन बाद मौका लगने पर मैंने ही पूछ लिया, आपको क्या कहकर बुलाया जाए? मेरा प्रश्न उसने समझा, किंतु समझने में उसे कुछ समय लगा। फिर धीरे से बोली, कहने को तो मुझे मिसेज आचार्य भी कहते हैं, वैसे मेरा नाम आनंदी है, आपको जो अच्छा लगे कह लें। आनंदी? नाम तो बहुत अच्छा है, मेरी एक मौसी है, उनका भी यही नाम है। जी हाँ, नाम अच्छा है, माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर रखा है, जीवन में ना सही नाम में तो आनंद है, उसने कहा और हंस दी। इतनी बड़ी बात के साथ यह हंसी बड़ी बेतुकी लगी। मैंने कहा, चलिए आप नाम तो सार्थक कर रही हैं, हमेशा खुश रहती हैं। खुश रहे बिना चारा ही क्या है जी, अपने सारे दुख उड़कर आपके घर आऊं तो क्या आप मुझे गेट से विदा ना कर देंगी? इसलिए अपने राम तो मस्त रहते हैं, उन्होंने कहा और उसी शाही अंदाज में अपना बैग कंधे पर टांग कर नमस्ते की और चल दी। पता नहीं लोग इतने मस्त कैसे रह लेते हैं। यह औरत अपनी खड़खड़िया साइकिल बरामदे से टिकाकर जब भी घर में दाखिल होती है, एक मुस्कान के साथ उसके चेहरे की रंगत बतलाती है कि वह दिन भर धूप में यहाँ वहाँ घूमती रही है, पर थकान का जरा सा भी चिन्ह उसके व्यवहार में नहीं होता। वही ताजा दम खिलखिलाहट, वही बच्चों का सा उत्साह। यूं घर घर ट्यूशन करने के पीछे भी तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन इस बात की भी वह अपनी फिक्र नॉट अंदाज में बयान करती है। कहती है, ये सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर सबके पास होने लगे तो मेरा क्या है। स्कूल में से अपने राम को हर साल अप्रैल में छुट्टी मिल जाती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने एक बार उत्सुकतावश पूछ ही लिया। क्या करेंगे, बस राज करते हैं, उसी लहजे में उत्तर मिला। समझ गई कि बहुत छोटी सी पोस्ट पर होंगे, तभी ना बेचारी इतनी परेशानी उठा रही है। और पता नहीं इतनी परेशानी के बावजूद बेचारी इतनी खुश कैसे रह लेती है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, परिस्थिति के लिए मन में कोई कड़वाहट नहीं। और एक मैं हूँ, मुझे तो लगता है जैसे संसार ने मुझे ज़्यादा दुखी और कोई प्राणी है ही नहीं। नौकरों की एक बटालियन पीछे छूट आने का मुझे दुख हमेशा सालता रहा। ऊपर से मकान इतना छोटा मिला है कि लगता है चारों ओर से मुझे लीलने के लिए दौड़ता आ रहा है। शिकायत करो तो कह देंगे कि कुछ सामान कर दो, कम कर दो। सुनते ही मुझे रोना आ जाता है। इतनी हसरत से जमाई हुई गृहस्थी मेरी कौन सी चीज फालतू है जो उठाकर फेंक दूं? नई परिस्थितियों से समझौता करते करते मैं इतनी पस्त हो गई कि एक दिन बुखार ही हो आया। यह तो हसब मामूल दौरे पर ही थे, किसी तरह चपरासी से कच्ची पक्की रोटियां सिकवा कर बच्चों को खाना दिया और पड़ी रही। इतना गुस्सा आ रहा था ना इन पर, एक तो सड़ी सी जगह में लाकर पटक दिया, ऊपर से यह भी नहीं कि कोई ढंग का नौकरी ढूंढ कर दिया होता। मिसेज आचार्य उस दिन ठीक बेडरूम के दरवाजे पर ही आकर खड़ी हो गई। बेबी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और कोई दिन होता तो मुझे इनकी यह हरकत शायद अच्छी न लगती, पर उस दिन मैं तरस गई थी कि कोई आकर मेरा हाल पूछे। आइए ना, मैंने उठकर उनके लिए जगह बनाते हुए कहा। पर वह पलंग पर नहीं बैठी, ड्रेसिंग टेबल वाला स्टूल खींचकर उस पर बैठती हुई धीरे से बोली, साहब शायद यहाँ नहीं है। बस मुझे तो बहाना मिल गया। पता नहीं कितनी देर में बड़बड़ाती रही। उस समय यह भी ना भान रहा कि इतनी सारी बातें हर किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। अपना ज्वार खत्म होते होते मैंने अनुभव किया कि इस बीच उनकी आंखें बराबर मुस्कुराती रहीं। शायद मेरी सारी बकवास को उन्होंने पूनम और पुनीत की नोक झोंक से ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसका एहसास होते ही एकदम मुंह फुलाकर चुप हो गई मैं। और मेरे चुप होते ही वह अपने हमेशा वाले अंदाज से बोली, आप बीमार हैं ना, इसलिए इतनी परेशान हो रही हैं, नहीं तो सच बात तो यह है कि मर्द बाहर रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं। घर लौटने में देर सवेर हो जाए तो गुस्सा जरूर आता है, लेकिन अगर ये लोग घर पर रहे ना तो परेशान कर डालते हैं। ठीक कह रही हो ना? और उस प्रश्न पर मुझे एकदम हंसी आ गई। अपनी पहली वाली कोफत भूलकर मैं इनकी तानाशाही के किस्से लेकर बैठ गई। बाप रे, घर में रहते हैं तो सबकी अच्छी परेड हो जाती है। ये किताबें कैसी फैली हैं, यह वॉश बेसिन कितना गंदा है, ये जाले कब से नहीं निकले, यह नीटिंग घर भर में क्यों घूम रही है। तब तो सचमुच ऐसा लगता है कि ये महीने 10 दिन बाहर रहते तो 20 दिन ही रहा करें। शाम होते होते मेरा गुस्सा उतर गया और बुखार भी। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उनके साथ आदमी सारी परेशानियां कुछ समय तक भूल जाता है। यह बात चाहे मैं सबके सामने स्वीकार ना करूं, लेकिन यह सच है कि मिसेज आचार्य से बात करने के बस बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी सी लगने लगती है। उनकी खुश मिजाजी से जैसे मुझे छूत लग गई है। उसका बहुत असर बहुत देर तक तो नहीं रहता, सो बात अलग है।
जिस दिन पुनीत की टीसी और प्रोग्रेस कार्ड डाक से मिले उस दिन मैं इस तरह मायूस और गुमसुम बैठी हुई थी। यही इंतजार था कि कब 5 बजे यह घर आए। आज लड़ाई होना निश्चित था। इतना मना किया था मैंने, ट्रांसफ़र रुकवा नहीं सकते थे कि छुट्टी ही ले चलते। आप जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। पर क्या करें, सरकार के वफादार नौकर जो ठहरे। घर में बैठना आसानियाँ हो रहा था। मैं बाहर जाती, कभी अंदर आती। ठीक 5 बजे मिसेज आचार्य खड़खड़िया साइकिल गेट के अंदर लिए दाखिल हुई। अरे तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ? उनकी तेज निगाहों ने आते ही मेरा परीक्षण कर डाला। मैं बताऊं आंटी, भैया का रिजल्ट आया आज। हमारी चुनमुनिया को बीच में बोले बिना चैन कहाँ। भैया का रिजल्ट आया है, पास तो हो गए हैं ना? उन्होंने सशंकित स्वर में पूछा। हाँ, पास हो गया है, 81% मार्क्स हैं, मैंने मरी सी आवाज में कहा। अरे वाह, तब तो मिठाई खिलाइए। आपकी शक्ल देखकर तो मैं डर गई थी। इतना अच्छा तो रिजल्ट है। क्या खाक अच्छा है? क्लास में थर्ड आया है। मेरी आवाज ऐसी थी कि बस रो ही पड़ूंगी। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स तो कितने अच्छे हैं। फौरन मिठाई मंगवाइए। और पुनीत है कहाँ? भैया तो सो रहे हैं दिन भर, पूनम ने बताया। हाय बेचारा बच्चा, आपको उदास देखकर नर्वस हो गया होगा। मैं तो बहन जी, लड़कियों के 55% नंबर भी आ जाते हैं तो खूब शाबाशी देती हूँ। अरे हमसे तो अच्छी हैं, यहाँ तो हमेशा जनता क्लास ही आती है। बस फेल कभी नहीं हुए। खींच खांच कर गाड़ी बीए तक पहुँचा दी, वही अब काम आ रहा है। और आधा घंटे बाद चाय छानते हुए मैं इनसे कह रही थी, पुनीत का रिजल्ट आया है, 81% मार्क्स हैं और रैंक रैंक थर्ड आया है। पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मार्क्स तो देखिए ना कितने शानदार हैं। अपने तो 55% से कभी आगे ही नहीं बढ़े। बाद में स्वयं मुझे भी आश्चर्य हुआ कितने सहज भाव से कह गई थी ये सब बातें। इसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक मिसेस आचार्य नहीं आई। तब भी सिर्फ यही चिंता बनी रहती कि बच्चों के टर्मिनल सिर पर है, कहीं फेल ना हो जाए। यह कभी सोचा ही नहीं कि अपनी भी समस्या उनकी कोई हो सकती है। नहीं तो इतनी रेगुलर रहने वाली वह इतने दिन तक घर ना बैठती। साहब बहादुर भी एक दिन बोले, दिन भर भुनभुनाती रहती हो, किसी दिन हरीराम को भेजकर पता क्यों नहीं करवा लेती? घर का पता कहाँ है उसका? मैंने मुंह फुलाकर कहा, मेरे पास है। आज गाड़ी नहीं ले जाऊंगा, तुम शाम को खुद चली जाना। मैं खुद? अरे वाह, सच कह रहा हूँ कुमुद, दरअसल वह बड़ी विचित्र परिस्थिति में फंस गई हैं। उनकी बड़ी बेटी किसी के साथ भाग गई है। शायद हम उनकी कुछ मदद कर सके, कम से कम पूछ तो लें। अरे आपको कैसे पता चला? कल दफ्तर में बात हो रही थी। वैसे 4-5 रोज पहले पेपर में भी पढ़ा था, पर यह बात नहीं पता थी कि यह वीना आचार्य उन्हीं की लड़की है। मैं चुप ही रही, क्योंकि मैं पेपर सिर्फ सिनेमा और के विज्ञापनों के लिए ही देखती हूँ। हाँ, पहले से पता होता तो जरूर खबर को पढ़ती। वहां जाने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, पर इनके आगे मेरी एक ना चली। पूरे रास्ते मेरा मन धक धक करता रहा कि वहां जाकर आखिर कहूंगी क्या। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के यहाँ मातम पुरसी के लिए जा रही हूँ। यह प्रसंग तो उससे भी कठिन था, कहीं यह न समझ ले कि मैं तमाशा देखने आई हूँ। पता एकदम ठीक था, घर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन गाड़ी के रुकते ही आसपास की खिड़कियों में से इतनी सारी आंखें टंग गई कि मैं नर्वस हो गई। बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तखत देते हुए मैंने मोहन से कहा, तुम गाड़ी उधर कहीं चौड़े में पार्क कर लो, यहाँ तो सारा रास्ता ही गिर गया है। अरे आप? दरवाज़ा खोलते ही मिसेज आचार्य ने पूछा और वह मुझे हाथ पकड़कर भीतर ले गई। शायद बहुत देर तक बाहर खड़े रहना उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। भीतर जाते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और एक अंधेरा सा कमरे में भर गया। किसी तरह मिसेज आचार्य के पीछे पीछे चलती हुई मैं दूसरे कमरे में पहुंची, जो शायद रसोई घर था। दीवार से टेक लगाए पटरे पर बैठी एक 10-12 साल की लड़की चंदा मामा पढ़ रही थी। मीनू उठ तो, उन्होंने कहा और पटरा मेरे आगे बिछाते हुए कहा, बैठिए। मीनू बाहर के कमरे से एक खरखराती आवाज़ आई। क्या है? बेजारी ने मीनू ने कहा। कौन आया है? मम्मा की सहेली है। मोटर में कौन आया है? कहा तो मम्मा की सहेली है, मीनू ने कहा और धीरे से बीच वाला दरवाज़ा उड़का दिया। आवाज़ अब भी आ रही थी, पर अर्थबोध नहीं हो रहा था। मीनू जरा चाय बना दो झटपट, मिसेज आचार्य ने कहा। दरवाज़ा बंद होते ही उनके चेहरे का तनाव कम हो गया था। चाय वह रहने दीजिए, दरअसल मैं देखने आई थी कहीं आप बीमार तो नहीं। मैं इतनी सफाई से झूठ बोल गई, पर इतना कहते कहते मुझे पसीना छूट गया। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वे कप प्लेटें निकालती रहीं, मीनू को अच्छी चाय बनाने का निर्देश देती रहीं, उसे स्टोव जलाने में मदद करती रहीं। हाथ धोकर जब वह मेरे पास बैठी तो उन्होंने कोई दूसरा ही विषय छेड़ दिया। मुझे उस वार्तालाप में जरा भी मज़ा नहीं आ रहा था, उल्टे कोफत हो रही थी।
इन पर तो इतना गुस्सा आ रहा था, बस भेज दिया संवेदना प्रकट करने के लिए। अरे यहाँ किसी को कोई मलाल भी तो है। मैंने यह अपेक्षा भी नहीं की थी कि वह मेरे गले में बाहें डालकर रो पड़ेंगी, पर इतनी बड़ी बात हो जाने पर आदमी कम से कम उदास तो होता है। यहाँ तो बस मम्मा पापा को दे आऊं? हमारे सामने 2 कप रखते हुए मीनू ने हौले से पूछा। दे दे, उसकी आवाज में हिकारत स्पष्ट थी। पापा उठिए, चाय ले लीजिए। दूसरे कमरे से मीनू की आवाज आई। उत्तर में नहीं सुन सकी क्योंकि मिसेज आचार्य ने उठकर धीरे से बीच वाला दरवाजा फिर लुढ़का दिया था। बीमार हैं? मैंने धीरे से पूछा। हाँ। कब से? बरसों से। इस अप्रत्याशित जवाब पर मैं चौंक कर रह गई। कमरे में घुसते ही जो भभका सा मेरी नाक में घुसा था, उसका रहस्य अब खुला। अब उस घुटन भरे वातावरण में बैठना मेरे लिए असहनीय हो गया। किसी तरह चाय पान समाप्त करके मैं उठ खड़ी हुई। चलूंगी मैं, अब घर पर बच्चे घबरा रहे होंगे। हरीराम भी तो पता नहीं अब तक आया नहीं। उन्होंने कुछ देर बैठने का अनुरोध नहीं किया। सुपारी कतरती हुई बोली, चलिए आपको गाड़ी तक छोड़ाऊं। कौन है? बाहर वाले कमरे में पैर रखते ही प्रश्न हुआ। मैं हूँ, बहन जी को सड़क तक छोड़ने जा रही हूँ, उन्होंने जवाब दिया और मुझे लेकर सड़क पर आ गई। मीनू हम लोगों के पीछे दरवाजे तक आई थी। मम्मा जल्दी आना, उसने कातर स्वर में कहा। मीनू उसी कर्कश स्वर में अंदर से बुलाहट हुई। मिसेज आचार्य कुछ देर तक चलने के बाद मैंने कहा, आपके मिस्टर की आईसाइट खराब है क्या? बहुत ज़्यादा। क्या शुरू से ही? शुरू से तो नहीं, भाग्य की मेहरबानी से इन लड़कियों के जन्म के बाद हुई। कोई एक्सीडेंट हुआ था? जी हाँ, एक्सीडेंट ही समझिए। आनंद केमिकल्स में अच्छी नौकरी थी। एक दिन लेबोरेटरी में पता नहीं कैसा विस्फोट हो गया, 4-5 लोग घायल हो गए। इनकी तो आंखें ही जाती रहीं। कंपनी ने मुआवजा तो दिया होगा? दिया था ना, उसी के सहारे तो ट्रेनिंग की। उसी की कृपा से यह 2 कमरों का घर बच गया, नहीं तो इसे भी बेचना पड़ता। आपके हस्बैंड अब कुछ नहीं करते? करते हैं ना, मेरी चौकीदारी। नहीं, मेरा मतलब है आजकल काफ़ी व्यवसाय चल पड़े हैं, मैंने बिना सकुचाते हुए कहा। मैं समझ गई आपका मतलब, लेकिन बहन जी काम तो करने वालों के लिए होते हैं, और कुछ नहीं तो घर बैठे ट्यूशन ही कर सकते हैं। एमएससी पास है, पर आंखें गई तो नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई तो दिल भी टूट गया। अपने पास तो दिल है ही नहीं, टूटने का सवाल ही नहीं उठता। 11 साल से इस गृहस्थी की गाड़ी खींच रही हूँ। सीता का वनवास तो 14 साल में पूरा हो गया। पता नहीं मुझे कितने दिन भुगतना है, यह ईश्वर ही जानता है।